मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। उत्थान के बाद पतन होना प्रकृति का एक स्वाभाविक नियम है। मुगल साम्राज्य का जिस तेजी से पतन हुआ वह एक बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है इतिहास का। औरंगजेब से पूर्व शाहजहां के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर था। औरंगजेब के 50 वर्ष के शासनकाल में भी मुगल साम्राज्य का विस्तार ही हुआ, लेकिन इसी अवधि में औरंगजेब की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण साम्राज्य की समृद्धि गायब हो गई और शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। औरंगजेब के जीवन की संध्या के समय साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जो उसकी मृत्यु के बाद इतनी तेजी से द्रुत गति से फैली कि मुगल साम्राज्य ही लुप्त हो गया। कहने को तो मुगल राजवंश 1857 ईस्वी तक चलता रहा, पर व्यावहारिक रूप से मुगल प्रभुत्व का औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 30-40 वर्षों में ही पतन हो गया। नादिर शाह के आक्रमणों ने मुगलों की पूरी अर्थी तैयार कर दी, जिसका जुलूस अब्दाली के आक्रमणों से ने निकाला और बाद में केवल दाह संस्कार बाकी रहा। बाद में मुगल सम्राटों ने अंग्रेजों की पेंशन भोक्ता के रूप में अपनी जिंदगी काटी। वास्तव में इतिहास का यह बड़ा भारी मजाक था कि मरने वाला खुद ही अपने दाह संस्कार को देख रहा था। बाबर और अकबर द्वारा जमाया गया मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद इतनी तेजी से पतन की ओर बढ़ा और नष्ट हो गया, जिसके कुछ आधारभूत कारणों की समीक्षा इतिहास में की जाती है। वे इस प्रकार है। निरंकुशता। मुगलों की शासन व्यवस्था प्रारंभ से ही निरंकुश और एकदम केंद्रीभूत थी। एकमात्र सम्राट ही संपूर्ण शक्तियों का स्रोत और साम्राज्य का संचालन करता रहा। सारी शक्तियां बादशाह सम्राट में ही नीत रहा करती थी। इस प्रकार की शासन व्यवस्था का यह स्वभाव होता है कि जब तक बादशाह बहुत योग्य और समर्थ होता है, तब तक शासन व्यवस्था भली भांति चलती रहती है, लेकिन अयोग्य शासक के हाथ में पड़कर साम्राज्य अराजकता और विद्रोह की भेंट चढ़ जाता है। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में निरंकुश पंजों से निकल भागने की भावना होती है। ऐसे छोटे साम्राज्य को तो संभालना आसान होता है, लेकिन विशाल और सुविस्तृत साम्राज्य को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुगल साम्राज्य के अध्ययन में यह निरंकुशता उसके पतन का एक प्रमुख आधारभूत कारण बनी थी। शासन का केंद्रीकरण भी इसी निरंकुशता का सबसे बड़ा साधन हुआ करता है। और शासन का जो केंद्रीकरण है, शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, वह निश्चित रूप से अराजकता को जन्म देता है, निरंकुशता को जन्म देता है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक जितने भी मुगल सम्राट हुए, वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे रहे। औरंगजेब के समय तक मुगल साम्राज्य का आकार बहुत ही बड़ा हो गया था। ऐसे विशाल साम्राज्य की रक्षा तभी संभव थी जब सम्राट अकबर जैसी राजपूतों को काम में लेने वाली नीति का अनुसरण किया जाता। दुर्भाग्यवश औरंगजेब की नीति सबसे लड़ने की रही, अतः सुविशाल साम्राज्य के विद्रोह की जो लहर उठी, उसने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। औरंगजेब के शासन की संपूर्ण व्यवस्था को अपने हाथ में इस कदर रखा कि जब तक वह युवा, स्वस्थ एवं कर्मठ रहा, तब तक तो मुगल साम्राज्य का शासन ठीक चलता रहा, लेकिन वृद्धावस्था आते ही, उसके अशक्त होते ही, उसके खुद के आंखों के सामने ही राज्य को लेकर के खींचातानी होने लगी। अंत में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का पुर्जा बिखर गया और सारा साम्राज्य तीतर बीतर हो गया। इसलिए निरंकुशता और शासन का जो केंद्रीकरण है, ये किसी भी साम्राज्य के लिए बड़े घातक प्रमाणित होते हैं। हालांकि प्रारंभिक तौर पर हम देखते हैं कि इसी निरंकुशता के कारण या इसी केंद्रीकरण के कारण जो है, ये साम्राज्य का फैलाव भी होता है, साम्राज्य का विस्तार भी होता है। लेकिन कालांतर में जाकर के अयोग्य शासक होने पर यही प्रवृत्तियां आपके पतन का भी कारण बनती है। ये प्रकृति का नियम है कि जो आपके उत्थान का कारण बनती है, कालांतर में वही चीजें आपके पतन का भी कारण हुआ करती है।
तीसरा कारण था धार्मिक कट्टरता की नीति। जी, धार्मिक कट्टरता की नीति, इस एक में सहिष्णुता का कोई भी जगह नहीं थी। विभिन्न जातियों, विश्वासों, धर्मों वाले भारत जैसे विशाल देश में कोई भी शासन तभी सफल हो सकता था जब वह किसी ए, अन्य धर्म पर दुर्भावना न रखे, उसको मिटाने का प्रयास न करे। दुर्भाग्यवश अकबर के सिवाय और कोई भी सम्राट इस तथ्य को पूरी तरह नहीं समझ सका। अकबर ने जिस कूटनीति का परिचय धर्म के क्षेत्र में दिया था, सहिष्णुता के क्षेत्र में दिया था, उस कूटनीति का पालन आगे के शासक नहीं कर पाए। यही इसके पतन का कारण बना। उसके बाद के सम्राटों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का परित्याग आरंभ कर दिया, जिससे बहुसंख्यक हिंदू जाति ने विरोधी होकर के अंत में मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। धार्मिक असहिष्णुता की नीति का बीजारोपण जहांगीर के समय में हमें देखने को मिलता है, जहां शाहजहां के समय इसका कुछ अधिक प्रसार होने लगा और औरंगजेब के युग में तो इस नीति ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। यह इतनी फैल चुकी थी, जैसा कि स्मिथ ने कहा है कि हिंदुओं की प्रबल सहायता, जिसे अकबर ने बड़ी चालाकी से प्राप्त किया था, शाहजहां की गलत नीति से और उससे भी अधिक औरंगजेब की कठोर कट्टरपंथी नीति से एकदम दुर्बल पड़ गई। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने जाटों, सतनामियों, राजपूत, सिखों, मराठों आदि सभी को बाध्य कर दिया कि अपनी अंतिम श्वास तक मुगलों से तलवारें टकराएं और हिंदू धर्म पर चोट करने वाले मुगल साम्राज्य को दफना दें। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि औरंगजेब की जो कट्टरतापूर्ण नीति थी, हिंदुओं के दमन की जो नीति थी, हिंदुओं के मंदिरों को, मूर्तियों को विध्वंस करने की जो नीति थी, इसके कारण यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता थी, वो बहुसंख्यक जनता नाराज हुई। और इसी कारण से हम देखते हैं कि हिंदू धर्म की जो अनेक अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं, अलग अलग प्रकार के जो पंथ हैं, उन सभी में हमें विद्रोह के स्वर जो है मुखर होते हुए दिखते हैं। और ये जातियां भारत के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थी। तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी तरफ से इस तरह के विद्रोह का जब स्वर उठने लगा तो उस साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी था। औरंगजेब का व्यक्तित्व, उसकी औरंगजेब की भूमिका, उसका व्यक्तिगत रूप से शंकालु और अनुदार स्वभाव मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक मुख्य आधार बिंदु ठहरता है। औरंगजेब स्वभाव से इतना संवेदनशील और अनुदार रहा कि उसके पदाधिकारियों और सेनापतियों की बात तो क्या, उसने शहजादों को भी वह शक की दृष्टि से देखता था। शासन ने अपने अधिकाधिक हस्तक्षेप से उसने प्रांतीय सूबेदारों और बड़े बड़े पदाधिकारियों एवं सेनापतियों में उत्तरदायित्वहीनता के भाव पैदा कर दिए। उसके पुत्रों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक शिक्षा नहीं मिल सकी। यही नहीं, अपने पिता के स्वभाव से और उसके कठोरता से नाराज होकर उन्होंने उसके विरुद्ध बगावत भी की। इस प्रकार के कार्यों से साम्राज्य की शक्ति को गहरा आघात लगा और साम्राज्य को न चाहने वाली शक्तियां भी उनके साथ मिलकर के अपने विद्रोह को अंजाम देने लगी। इस तरह हम देखते हैं कि औरंगजेब का जो स्वभाव था, औरंगजेब की जो व्यक्तिगत गुणधर्म थे, वे भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। दीर्घकालीन युद्ध की विभीषिका। अपने शासन में 50 वर्षों तक औरंगजेब ने निरंतर युद्धों में अपने साम्राज्य की सैनिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षमता की प्रयोग करता रहा और अंततोगत्वा इनका सर्वाधिक प्रयोग करने के कारण वह इसमें पंगु बन गया। प्रारंभिक 20-25 वर्षों में वह उत्तरी भारत में विद्रोह और सीमांत संघर्षों में जूझता रहा और बाद के 20-25 वर्षों में दक्षिण के सैनिक अभियानों की उसने जी जान लगा दी। दक्षिण के युद्धों में राजकोष खाली हो गया, मुगल सैनिक क्षमता तहस नहस हो गई और उत्तरी भारत की शासनिक व्यवस्था एकदम बिगड़ गई। निरंतर युद्धों से मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली हो गई और विशाल वृक्ष को गिरने में समय नहीं लगा। इसीलिए दक्षिण के लिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत जो था वो मुगल साम्राज्य की कब्र साबित हुआ। शिवाजी के प्रति औरंगजेब की जो नीति थी वह भी हमें ये सोचने के लिए बाध्य कर देती है कि लगातार संघर्ष के कारण धन क्षय, जन की जो अपार हानि हुई और इस कारण से वह साम्राज्य के उत्थान में अपना समय नहीं लगा सका। औरंगजेब लगातार आक्रमणों में व्यस्त रहा। इसी कारण हम देखते हैं कि साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब का दीर्घकालीन जो शासन था,
कट्टर धर्मांध और युद्धोन्मादी सम्राट को 50 वर्ष तक शासन करने का मौका मिला और उसके पास में असीम शक्तियां मुगल साम्राज्य के अंदर केंद्रीभूत हो गई। औरंगजेब के इस लंबे शासनकाल और उसके अविश्वासी चरित्र का यह परिणाम निकला कि साम्राज्य के सभी योग्य सेनापति और सेवक मरने से पहले ही अब अपने को मुगल साम्राज्य से अलग कर गए। इसके अलावा नए योग्य प्रतिभावान पदाधिकारी सेनापति पनप नहीं सके। फलस्वरूप लगभग 90 वर्ष की अवस्था में औरंगजेब के मरने के बाद ऐसे कुशल और समर्थ अधिकारियों और सेनापतियों का अभाव रहा जो संकट में साम्राज्य की रक्षा कर सके। इसके साथ ही जो राजपूत शासक, जो राजपूत सूबेदार सामंत अकबर के समय से लेकर के लगातार मुगल साम्राज्य के उत्थान के लिए जुड़े थे, वे लगभग सभी शासक औरंगजेब के संकलु स्वभाव के कारण, दम्भी स्वभाव के कारण उससे छिटक गए और वो मुगल साम्राज्य टूटते हुए मुगल साम्राज्य को पकड़ नहीं पाए। उत्तराधिकार का युद्ध भी इसका एक प्रमुख कारण था। मुगल शासन के उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था, अतः सुल्तान के मरते ही उसके शहजादे गद्दी के लिए आपस में लड़ लिया करते थे। मुगल साम्राज्य के इस प्रकार के अनेक गृह युद्ध हुए जिन्होंने मुगलों की शक्ति को और प्रतिष्ठा को भारी क्षति पहुंचाई। जहांगीर के शासनकाल में शहजादों ने विद्रोह ने बड़ा विकृत रूप धारण कर लिया। शाहजहां अपने भाइयों भतीजों का वध करने के बाद ही गद्दी पर बैठ पाया। इसी तरह से अपने पिता पर के कदमों पर चलते हुए औरंगजेब ने भी यही कहानी दोहराई और परिवार में खूनी संघर्ष, गृह युद्ध से उसने अपने भाइयों, उनके बेटों का वध किया और फिर अपने वृद्ध पिता को कैद खाने में डाल करके अपने शासन की शुरुआत की। ऐसे विध्वंसकारी युद्धों से धन जन की भारी क्षति हुई और साम्राज्य को गहरा धक्का लगा। खुद स्वयं औरंगजेब के शासनकाल में शहजादों के विद्रोह ने सम्राट को परेशान बनाए रखा। हालांकि औरंगजेब ने कूटनीतिक चालों के द्वारा इन पर विजय प्राप्त की थी, परंतु यह देखा जाता है कि उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य का जो पतन अवश्यंभावी हो गया। अमीरों एवं सरदारों के षड्यंत्र। मुगल साम्राज्य के अमीरों एवं सरदारों के षड्यंत्र रचते रहे। नूरजहां के समय से बहुत ही बढ़ गए। औरंगजेब के समय भी इसका बोलबाला रहा, लेकिन उनकी निरंकुशता के सामने दुर्बल और ठंडे रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अमीरों के षड्यंत्र बहुत ही प्रबल और घातक होते चले गए। सैयद बंधु वास्तव में मुगल सम्राटों की गद्दी पर बैठाने और उतारने लगे। जब अमीरों के कुचक्र इस सीमा तक पहुंच गए तो मुगल साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक ही था। आर्थिक संकट। संपूर्ण मुगल साम्राज्य युद्धों का साम्राज्य रहा। राज की आय का अधिकांश भाग युद्धों में व्यय होने लगा। फलस्वरूप राजकोष की निरंतर क्षति होने लगी। राजकोष खाली होता रहा और आय के साधन जो थे वे घटते चले गए। औरंगजेब के युद्धों ने तो राजकोष का दिवाला ही निकाल दिया। अंतिम वर्षों में तो सैनिकों का वेतन भी नहीं चुका सका। बाद में भी राजकोष की स्थिति बिगड़ती चली गई। युद्धों से व्यापार और कृषि को धक्का पहुंचा। विद्रोही तत्वों ने लूटमार को अपना पेशा बना लिया, जिससे जनता परेशान हो गई। आर्थिक दुर्बलता के कारण औरंगजेब के उत्तराधिकारी सैनिक शक्ति आदि का संग्रह नहीं कर सके। इस तरह हम देखते हैं कि इन लगातार युद्धों के कारण जो मानव संसाधन जो थे, मानव की आजीविका के जो साधन थे, उन सभी पर बुरा असर पड़ा और अंततोगत्वा राजकोष खाली हो गया। मुगलों का नैतिक पतन और सेना में दुर्व्यवस्था आ जाना। मुगलों का जो नैतिक पतन है वह हमें आम रूप से देखने को मिलता है और सैन्य दुर्बलता उसका एक प्रभावशाली बिंदु है। जब मुगल भारत में आए तब उनका नैतिक स्तर बड़ा ऊंचा था। उनकी स्वामी भक्ति और अनुशासन प्रियता कमाल की थी, लेकिन धीरे धीरे जन संपन्नता, आसक्ति और भोग विलास के नशे में डूबकर वे विलासी तथा अकर्मण्य होते चले गए। निरंतर युद्धों से सैनिकों में भी अरुचि जागृत हो गई। युद्धों के प्रति एक सेचुरेशन जो है वो हमें औरंगजेब के काल में देखने को मिलता है कि औरंगजेब के जो सैनिक थे वह निरंतर युद्धों के कारण युद्धों से ऊब चुके थे और उनका उसके प्रति ईमानदारी पूर्वक रवैया नहीं रहा। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में जब सैनिकों को वेतन तथा आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव हो गया तो एक अव्यवस्था सी फैल गई। बाद में हालात तेजी से और भी बिगड़ते चले गए। तत्कालीन युद्ध में सुदृढ़ सैन्य शक्ति के अभाव में मुगल साम्राज्य का टिकना कैसे संभव था। नादिर शाह जैसे एक ही प्रबल आक्रमणकारी ने अपनी एक ही चोट से
सारे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। ये शायद लुहार की चोट थी जो एक ही चोट में मुगल साम्राज्य बिखरता हुआ चला गया। प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा साम्राज्य को संकट में पाकर प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी तलवारें साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए बाहर निकाली। वे अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लग गए। निजाम उल मुल्क ने दक्षिण में सत्ता हथिया ली। अलीवर्दी खां बंगाल में स्वतंत्र शासक बन बैठा। शुजात खां ने अवध में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। रूहेला अफगानों ने रुहेलखंड में अपनी आजादी का अलग सुर गाया। इस स्थिति का लाभ उठाकर सिख पंजाब में और मराठे महाराष्ट्र में तेजी से प्रबल होने लगे। इस तरह हम देखते हैं कि प्रांतीय सूबेदार जो थे वह केंद्रीय शासन को अशक्त पाते ही अपने स्वयं स्वतंत्र होने लगे और अपनी शक्ति का संचय करने लगे। विदेशी आक्रमण भी इस पतन का प्रमुख कारण था। मुगल साम्राज्य पहले ही अपने कमजोर अस्तित्व को बचाए हुए था, तभी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के भयानक आक्रमणों ने उसे अंतिम सांसें गिनने के लिए बाध्य कर दिया। इन आक्रमणों से रही सही मुगल सैन्य शक्ति भी नष्ट हो गई और मुगलों का खजाना लुट गया। साम्राज्य की इस दुरावस्था का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। वे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। पहले उन्होंने देशी राज्यों के झगड़ों में भाग लेना शुरू किया, उन्हें सहायता देना शुरू किया और मुगलों के विरोध में वातावरण तैयार किया। तब वे अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने में जुट गए। अपनी प्रबल नौ शक्ति के कारण उन्होंने भारत में अपने पेड़ जमा लिए और वह स्थिति पैदा कर दी कि मुगल साम्राज्य के सम्राट एक पेंशन भोक्ता कर्मचारी की तरह से उनके मुखापेक्षी हो गए। नौसेना का अभाव भी इस मुगल साम्राज्य की अंतिम कील साबित हुआ। मुगलों ने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। यदि उनके पास सुदृढ़ बेड़ा होता तो समुद्रों पर भी उनका प्रभाव रहता और यूरोपीय जातियों का मुकाबला वे अत्यधिक दृढ़ता के साथ में कर पाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस वक्त की जो मांग थी कि नौसेना, और चूंकि समुद्री सारे रास्ते खुल चुके थे और यूरोपीय जातियों का आगमन व्यापार के बहाने से भारत में हुआ था और इन्हीं मुगल शासकों ने उन यूरोपीय जातियों को व्यापार करने की छूट दी थी। लेकिन कालांतर में वो जिस उद्देश्य से आए थे, साम्राज्यवादिता के कारण, उन्होंने अपनी नौसेना के बल पर भारत में अपना शासन स्थापित करने का ख्वाब साकार करना शुरू कर दिया। अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब के बाद में हम देखते हैं कि सारे उत्तराधिकारी थे वे अयोग्य निकले थे। वे उस समय की मांग को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण भी हम देखते हैं कि साम्राज्य का पतन हुआ। दक्षिण भारत में चले हुए दीर्घ संघर्ष, जो एक लंबा संघर्ष चला था, और सीमांत असुरक्षा जो आसपास फैल चुकी थी, क्योंकि दक्षिण में ध्यान देते हुए, दक्षिण में लगातार अभियान करते हुए हम देखते हैं कि उत्तर भारत की स्थितियां खराब होने लगी, और जब उत्तर भारत की तरफ ध्यान दिया जा रहा था तब दक्षिण की स्थितियां खराब होने लगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो एक दीर्घ संघर्ष का, जो एक 25 वर्षों का जो एक संघर्ष हमें देखने को मिलता है, उससे लगातार उसमें समय, धन और सेना की क्षति होना मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसी कारण से यह कहा जाता है कि दक्षिण भारत जो है वो मुगल साम्राज्य की जो कब्र है वह सिद्ध हुई। अतः मुगल साम्राज्य के पतन के लिए इन सभी स्थितियों का प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।